हेलो फ्रेंड्स, एजुकेटर बूस्टर पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज के थ्रू हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी को। और थ्योरी वाले पार्ट्स हम लोगों ने काफी क्लासों में देखा है, राइट। उसे आप जाकर के चैनल पे उसे देखिए और अपने थ्योरी को क्लियर कीजिए। तो अब हम लोग चाहते हैं कि सब्जेक्ट को, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग थोड़ा देखें। क्योंकि देखिए, आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, ठीक है, तब तक क्या है कि पूरी तरीके से आपको वो विषय कवर नहीं हो पाएगा। क्योंकि कवरेज दो तरीके से होता है, एक तो पढ़ के, थ्योरी पढ़ के, राइट, और दूसरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके भी हम उसको कवर करते हैं। तो अब हम लोग कुछ दिनों तक, कुछ समय तक हम लोग बहुत सारे वेरियस क्वेश्चंस को, ठीक है, देखेंगे और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी के को कवर करेंगे। फिर हम लोग आएंगे अपने टॉपिक पे। तो ये काम चलता रहेगा, राइट। तो चलिए, आज ज्यादा देरी ना करके हम लोग इस काम को अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण कब गठित किया गया। पहला क्वेश्चन है कि जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण कब गठित किया गया, राइट। तो आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2022 और ऑप्शन डी 2009। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन बी है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी, मतलब कि 2001 में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण का गठन किया गया। आखिर ये क्या है? तो यह है भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है, उठाया गया एक कदम है, जिसके द्वारा क्या हुआ कि किसी भी क्षेत्र में जो जल है, ठीक है, वह जल कितना उपयोगी है, राइट। उस जल में बैक्टीरिया या किसी हानिकारक केमिकल की मात्रा कितना, किस हद तक है, इन सब चीजों के जानकारी के लिए जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण का गठन किया गया। और साथ ही साथ इनका यह भी कार्य है कि किसी भी क्षेत्र में जो जल संपदा है, ठीक है, उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, ठीक, अधिक अधिक से अधिक उसको स्वच्छ कैसे रखा जाए, ठीक। जैसे फैक्ट्री वगैरह हो गए या फिर कई औद्योगिक प्रतिष्ठान हो गए, तो वहां से केमिकल जो कचरा निकलता है, ठीक है, उन सभी जो कचरा निकलता है उससे क्या होता है कि जल प्रदूषित होता है। वो जल पेयजल के रूप में यूज नहीं हो सकता है। तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया गया। तो आपका ऑप्शन क्या है? बी 2001 राइट है। तो इसे आप अपने कॉपी पर नोट कीजिए, क्योंकि देखिए, क्वेश्चन केवल आप ये मत समझिएगा कभी भी कि एग्जाम में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे छोटा झील कौन सा है, सबसे बड़ा नदी कौन सा है, मतलब ऐसे ही नहीं आते हैं। क्वेश्चन के वैरायटी ये भी हैं। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्रश्न पत्र क्या है, वन लाइनर होते हुए भी बहुत टफ हो जाता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। आपके ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो आपके ऑप्शन क्या है? ए 1950, बी 1952, सी 1953 या डी 1954। काफी क्लोज ऑप्शन मैंने इसमें बनाया है, इसलिए इसको क्लोज बना दिया क्योंकि थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि एग्जाम में जो कंफ्यूजन है वो पहले ही हो जाना चाहिए। तो देखिए, बहुत ही फैक्चुअल सवाल है। इसका सही जवाब है 1953, ठीक है। 1953 को ही केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। तो देखिए, मृदा सबसे इंपॉर्टेंट एक तत्व है, ठीक है, एक पदार्थ है जो कि आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन आपको इतना जान लेना है कि मृदा से ही कृषि का सारा कार्य संपन्न होता है। यह एक बेस है, सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। तो फ्रेंड्स, इस मृदा के ही संरक्षण के लिए, ठीक है, मतलब इसका अपरदन ज्यादा ना हो, ठीक है, तो इस तरीके से उसको संरक्षित करने के लिए ही इस बोर्ड का स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा 1953 में किया गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सर्वाधिक लवणीय मृदा या सलाइन सॉइल
किस प्रदेश में पाई जाती है? तो देखिए, मृदा के कई प्रकार हैं फ्रेंड्स। कुछ मृदा ऐसे होते हैं जो जिसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। जैसे होता क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए कि इस क्षेत्र की ये कोई एक प्रदेश है, राइट, और मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि अत्यधिक गर्मी पड़ती है। तो अत्यधिक गर्मी से क्या होता है, सरफेस का टेम्परेचर, अत्यधिक गर्मी है तो अत्यधिक गर्मी से सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके वजह से केशिकत्व की क्रिया होती है और नीचे से बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं, वाष्पीकरण की वजह से नीचे से बहुत सारे पदार्थ क्या है, बाहर आते हैं। ठीक है, और निरंतर वाष्पीकरण होने की वजह से इसके ऊपर एक लेयर, बहुत सारे सोडियम मैग्नीशियम वगैरह का लेयर जो है जम जाता है, जिससे क्या होता है, ये मृदा लवणीय हो जाती है। या फिर अत्यधिक सिंचाई के वजह से भी किसी भी प्रदेश में क्या होता है, जल जो है हमेशा लगा हुआ रहता है धरती पर, भूमि पर। तो इसके वजह से भी ये जल क्या है, जब बहुत लंबे समय तक यहाँ पे लगा हुआ होगा तो यहाँ पर इस जल के लगे रहने के वजह से भी धीरे धीरे यहाँ का जो क्षेत्र है वो लवणीय हो जाता है। इसके ऊपर एक लवण का परत बिछ जाता है। तो इस तरह से इस मृदा का निर्माण होता है। तो ये किस क्षेत्र में सबसे अधिक है, तो ये क्षेत्र गुजरात है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, इसमें गुजरात सबसे सटीक आंसर है। गुजरात वह प्रदेश है जहां पर लवणीय मृदा का विकास सर्वाधिक हुआ है। क्यों? क्योंकि यह तटीय क्षेत्र है। ठीक है, जल का, समुद्री जल का जो विस्तार है इस प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कच्छ का रण, ठीक है, उसके बाद फिर उस एरिया में जितने भी जिले हैं, ठीक है, उस सभी जिलों में क्या है, समुद्री पानी का अतिक्रमण बहुत अधिक है। और आपको पता भी होगा कि यहाँ पे नमक का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये प्रश्न है। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको यहीं पे जोड़ देता हूं कि देखिए, फैक्चुअल नेचर के जो सवाल होते हैं वनडे एग्जाम्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन देखिएगा आप जब भी, तो क्वेश्चन इसी नेचर पे आपको आएंगे। चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिए, चाहे दरोगा का दीजिए, रेलवे का दीजिए, एसएससी का दीजिए, तो वनडे एग्जाम्स में फ्रेंड्स क्वेश्चन का यही पैटर्न होगा, राइट। तो आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है, चलिए, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना अच्छा सवाल है, बहुत आसान ही है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है या निर्मित है, राइट। आपके ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या माही। तो आप अगर ध्यान से देखें तो मैटूर बांध एक बहुत पुराना बांध है, बहुत पुराना, राइट। और यह कावेरी नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण बांध है। यह एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी है। तो आपके ऑप्शन क्या है, कावेरी ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे होता क्या है दिक्कत, कि कावेरी और कृष्णा में ही लोगों को क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन को आप यहाँ दूर कर लीजिए। यहाँ पर कृष्णा नहीं है, कावेरी होगा। क्योंकि जो बहुत थोड़ा पढ़े जो लड़के जो हमेशा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको इन्हीं दोनों नदियों में कंफ्यूजन होता है। बाकी गोदावरी और माही में तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख लीजिए, कृष्णा नदी पर नहीं है, मैटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कि सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और साथ ही साथ विद्युत उत्पादन के लिए भी यह प्रयुक्त होती है। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। लंबा बांध का मतलब हो गया कि जिसकी लंबाई अधिक हो, है ना। तो ऑप्शन क्या है, भाखड़ा नांगल बांध, आसवान बांध, टिहरी बांध या हीराकुंड बांध। तो देखिए, यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें मात्र एक ऑप्शन, ऑप्शन बी ऐसा है जो कि हम लोग वैश्विक स्तर से उठाए हैं, जो कि कहां पर स्थित है, ये मिस्र में स्थित है, आसवान बांध। ठीक है, नील नदी पर स्थित है, राइट। नील नदी पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बना हुआ बांध विश्व का सबसे लंबा बांध होगा, राइट। पहले तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। और भाखड़ा नांगल हमारे देश में स्थित है, सतलुज नदी पे स्थित यह एक महत्वपूर्ण बांध है जो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ना। मतलब ऊंचाई से पानी गिरता है, ग्रेविटेशनल
मतलब कि फोर्स यहाँ पे वर्क करता है सबसे ज्यादा, तो गुरुत्वीय बांध इसको कहा जाता है। टिहरी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन आपका जो सही जवाब है इस प्रश्न का वह है डी, हीराकुंड। हीराकुंड महानदी पर बनाया हुआ एक महत्वपूर्ण बांध है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। और ये कहाँ स्थित है? तो संबलपुर जिले के पास में है ना, उड़ीसा में स्थित है। संबलपुर जिले के पास में उड़ीसा पे में स्थित है और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं फ्रेंड। चंबल नदी पर निर्मित बांध निम्नलिखित में से कौन कौन से होंगे? तो देखिए, चंबल नदी पर निर्मित बांध जो है उन्हें देखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उम्दा क्वेश्चन है। और ऐसे सवाल जब परीक्षा में आते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर थ्रू प्रैक्टिस कंफ्यूजन को यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे। तो देखिए, पहला क्या है? गांधी सागर बांध, फिर क्या है? राणा सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध, और डी ऑप्शन आपका दिया है उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, चंबल नदी पे एक बहुत अच्छा वीडियो आपका बना हुआ है, ठीक है। हम लोग ज्योग्राफी के सीरीज में जब नदी पढ़ रहे थे तो इंडियन रिवर्स को हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा है। उसमें मैंने चंबल नदी पे बहुत अच्छा सा एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग जाकर के हमारे चैनल पे उसको देखिए। तो होता क्या है कि गांधी सागर जो बांध है, राणा सागर बांध जो है और जवाहर सागर बांध है, तीनों बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी योर राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 6 का उत्तर डी होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दामोदर घाटी परियोजना जो कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, कब शुरू की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है आपका ए नंबर 1950, बी 1948, सी 1945 और डी 1962। तो देखिए, इसका सही जवाब है, बिल्कुल फैक्चुअल है, इसमें कोई ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। यदि आपको आता है तो सही है, वरना सवाल छूटने का ज्यादा चांस है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए। 1948। तो देश की आजादी के तुरंत बाद हम लोगों को विकास करना था, त्वरित विकास करना था, इसलिए हम लोग अमेरिका के मॉडल पर, जिसको टेनेसी घाटी, ठीक है, परियोजना कहा जाता है, उसी के नाम पर हम लोग क्या किए? दामोदर घाटी परियोजना को प्रारंभ किए। क्यों किए? इसलिए क्योंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना था, इससे विद्युत उत्पादन भी होना था, सिंचाई भी होना था, पेयजल का भी प्राप्ति करना था, और साथ ही साथ इस क्षेत्र में जैसे इंडस्ट्रियल एरिया था ये पूरा, तो इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियों को जल का उपलब्धता बहुत इंपॉर्टेंट था। तो छोटा नागपुर के पठार में दामोदर नदी बहती है, ठीक है, और वो पूरा क्षेत्र क्या है? खनिजों से भरा पड़ा क्षेत्र है, इसलिए वहां पर उस क्षेत्र का विकास करना और वहां उस क्षेत्र का दोहन करने के लिए इस परियोजना को सबसे पहली बार लाया गया, ठीक है। तो इसे 1948 में प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या लिखा है? बिहार में रोहतास किस खनिज के लिए विख्यात है? देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम आप देंगे तो वहां ये सवाल आपको मिलेगा, क्योंकि ये दर्जनों बार पूछा हुआ सवाल है। तो ऑप्शन क्या है? ए पाइराइट, बी स्वर्ण, सी सोरा या फिर डी अभ्रक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाइराइट। पाइराइट एक ऐसा पदार्थ है, खनिज है, जो कि बिहार में पाया जाता है सबसे अधिक। स्वर्ण तो आपको पता है कि अभी जमुई जिले में इसकी खोज हुई है बिहार के। साथ ही साथ सोरा जो है वो गोपालगंज सिवान के क्षेत्र में प्राप्त होता था पहले, ठीक है, जिसे अंग्रेज प्राप्त करना चाहते थे ताकि इसे बारूद वगैरह बनाना, ठीक है, बनाने का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ अभ्रक, तो अभ्रक क्या है? आपको पता है कि ये कोडरमा जिला जो कि गया के क्षेत्र का जो क्षेत्र है वहां पर पहले प्राप्त होता था, धीरे धीरे समाप्त हो गया है। फिलहाल वर्तमान में अभ्रक की सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कोयला किस प्रकार के सैलों में पाया जाता है? तो देखिए, चट्टान अलग अलग तरह के हैं, सैल्स अलग अलग तरह के मिलते हैं, ठीक है, सभी में एक ही तरह के खनिज पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसीलिए यह सवाल आपको दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए आग्नेय चट्टान, बी परतदार चट्टान, सी रूपांतरित चट्टान या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या है?
कोयला परतदार चट्टान में मिलता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, किन भोपाल किन नदियों के दो देखिए दोआब मतलब क्या होता है, दो है। मान लीजिए एक नदी ये बह रही है और एक नदी यही है। ठीक है, दो नदी के जो इसको दोआब कहते हैं। ठीक है, दो नदी इसको कहा जाता है। काफी उपजाऊ होता है क्योंकि दोनों नदियां बहें तो उसके क्या होता है, जो मृदा होता है वो काफी उपजाऊ होता है, नवीन मृदा होती है। ठीक है, राइट, जिसे खादर कहते हैं। तो इस क्षेत्र में थोड़ा खादर का विस्तार ज्यादा होता है। साथ ही साथ सिंचाई की सुविधा अत्यधिक उपलब्ध होने की वजह से क्या होती है, क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ होता है। तो भोपाल एक शहर है, वह किन नदियों के दोआब में स्थित है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और अगर आप पहले से देख के नहीं गए हैं तो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो काली सिंध और चंबल के, बेतवा और चंबल के, कि बनास और पार्वती के, कि बेतवा और पार्वती के। ठीक है, तो ये जो सवाल है इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। इसे आप अपने नोटबुक में बिल्कुल ही नोट कीजिए। निहायत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा हुआ सवाल है और आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा ये। ठीक, उसके बाद फिर आते हैं जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि नीलगिरी की उच्चतम शिखर क्या है? तो नीलगिरी की उच्चतम शिखर जो है कौन सा है? ऑप्शन ए दोदा बेटा, ऑप्शन बी अनाईमुडी, ऑप्शन सी पारसनाथ या ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो फ्रेंड्स, नीलगिरी जो है वह क्या है? जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं उस क्षेत्र को नीलगिरी का क्षेत्र कहा जाता है। तो अगर हम देखें कि पूरे पश्चिमी घाट का जो एक एरिया जो है, इस यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी जो है इस पूरे पश्चिमी घाट की, वो कौन सी है? अनाईमुडी। तो अनाईमुडी तो यहाँ देखिए, ये पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ठीक है, लेकिन जब इसका विस्तार कुछ जब हम देखें इधर से ऐसे विस्तार होता हुआ और ये पूरा एकदम बिल्कुल खंडित ज्यादा नहीं है, लेकिन तब भी बीच बीच में इस तरीके से ये फैला हुआ है। तो ये जो क्षेत्र बीच का है यही है नीलगिरी का क्षेत्र, जहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आकर के मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ऊंचा चोटी है ना, कर्नाटक में स्थित है, इसको इसका नाम है दोदा बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, दोदा बेटा। लेकिन और ये साथ ही साथ पूरे पश्चिमी घाट का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी भी है। ये दोनों बात आपको ध्यान रहना चाहिए। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी शिखर कौन सी है? दोदा बेटा। और साथ ही साथ ये पूरे पश्चिमी घाट का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। और सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? अनाईमुडी। तो इस ऑप्शन से इन दोनों को आप लोग डिफ्रेंशिएट कीजिए, अंतर स्पष्ट कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ पारसनाथ की जो पहाड़ी है ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, और वहां की सबसे ऊंची चोटी है ये। और महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यह भी सवाल अपने आप में बहुत ही उम्दा है कि सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से संज्ञा देते हैं? तो देखिए, ये हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य से भी एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी से तो है ही। तो संगमरमर का क्षेत्र, ठीक है, ऑप्शन ए। बी काली मिट्टी का क्षेत्र, ऑप्शन सी फूलों की घाटी का क्षेत्र, या फिर डी खानदेश। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी खानदेश। इसे क्या कहते हैं? खानदेश कहा जाता है। अकबर ने इसे जीता था, ठीक है, अपने समय में, और मुगल सल्तनत में इसको मिला दिया था। तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है, जिससे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस तरह से सवालों के साथ में। और आज का क्लास आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, कई बार देखिएगा, क्योंकि सवाल यहीं से रिपीट कर जाएंगे, राइट। तो हम लोग अभी कई सवालों को देखना है हम लोगों को। मैं चाहता हूं कि इस चैनल पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सभी चीजों का धीरे धीरे अब आपको अधिक से अधिक सवाल मिले, क्वेश्चन मिले, ताकि आप इसके थ्रू अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कीजिए और एग्जाम में आपको डायरेक्ट सवाल यहाँ से मिले। इसीलिए हम लोग सावधानी पूर्वक एमसीक्यू का चुनाव करते हैं और धीरे धीरे, ये नहीं कि बस आना है और आकर के 50, 60, 100 क्वेश्चन दे दिए, नहीं, क्वेश्चन ऐसा देना जरूरी है जो परीक्षा में आ सके, ठीक है, तभी क्वेश्चन करने का फायदा है। वरना अगर आप 50,000 सवाल भी कर लेंगे तो 5 सवाल नहीं आने वाला वहां से। लेकिन अगर आप 100, 500 सवाल करके जाइए और उसमें से सटीक सवाल अगर आ जाते हैं परीक्षा में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानव मस्तिष्क की एक निश्चित सीमा है। ठीक है फ्रेंड, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये निरंतर चलेगा ये वीडियो, और इस तरीके का प्रोग्राम चलता रहेगा। तो आप लोग
इसमें सहभागिता निभाइए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए वीडियो, और कोई भी अगर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।